फ्यूचर टीचर्स, आप लोगों को ईवीएस में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ईवीएस में 30 में 30 आ सकता है। बस आप लोगों को मेरी हर वीडियोस शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर 30 में 30 ना आए तो 30 में आपको कितना मिल सकता है? 28 तक मिल सकता है। इतना तक मिल सकता है 30 में ईवीएस में। आप लोग सोच रहे हैं कि ईवीएस डिफिकल्ट है। ईवीएस में 30 में 30 लाना या 30 में 28 लाना डिफिकल्ट है। सिर्फ हम लोग सीडीपी में ला सकते हैं। नहीं बच्चों, आप ईवीएस में भी ला सकते हैं। आप लोग तैयारी तो कीजिए। आपको सही प्लेटफॉर्म मिला है। आप मेरी हर एक वीडियो को देखिए और हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। जैसे सीडीपी, अगर आपके उर्दू है तो उर्दू, इंग्लिश, इसके बाद जो है आपका मैथ्स, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए पढ़ाई होगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साइंस भी पढ़ाई होगी, सब पढ़ाई होगी, ठीक है। आप लोगों जो है हम लोगों के साथ जुड़े रहना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, हर वक्त आप वीडियो नहीं देख सकते हैं क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आपको टाइम लगेगा। नोट्स को जब रिवीजन करेंगे तो आधा घंटे की जगह 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट। देखिए, ईवीएस है, ये तो ईवीएस है तो इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो ये वर्ड है, ये शब्द है, ये कहां से आते हैं? ये वर्ड आता है फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड के कौन से वर्ड से? फ्रेंच वर्ड के जो है इन्वायरनर से आता है। ईवीएस फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से आता है, जिसका मीनिंग होता है इनसर्कल या सराउंड्स। हम कह सकते हैं नेबरहुड। नेबरहुड यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे, उसको हम सराउंड्स नेबरहुड कह सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इन्वायरमेंट वर्ड जो है ये कौन से वर्ड है, तो ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड के कौन से वर्ड से आता है? इन्वायरनर से आता है। इन्वायरनर का मतलब क्या होता है? नेबरहुड। ओके, नेबरहुड का मतलब हमारे आसपास जो भी चीज होते हैं उसे हम नेबरहुड कह सकते हैं और उसको हम इन्वायरमेंट कह सकते हैं। पत्थर, कंकर, बालू, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ओके, ये सब को हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे। अब ऑल फिजिकल, ज्योग्राफिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? ये सब इन्वायरमेंट में आता है। जितने भी ज्योग्राफिकल है, फिजिकल है, केमिकल है, सब इन्वायरमेंट में आता है। ओके, अर्थ, लेक्स, फॉरेस्ट, एनिमल, ये सब क्या है? ये सब हमारा, ये सब पूरे मिलके हमारा क्या है? इन्वायरमेंट बना है। अब इन्वायरमेंट में जो है दो चीज आते हैं, यानी इन्वायरमेंट दो चीज को लेके बना है। देखिए यहाँ पे अर्थ, अर्थ क्या लिविंग है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग है। अच्छा, एनिमल लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग है। तो इन्वायरमेंट जो है दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। हम कहेंगे इसको कि इन्वायरमेंट दो चीज से बना है, जो एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में क्या आएगा? बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोटिक। देखिए, बायो शब्द का मतलब क्या होता है? लिविंग। तो बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे आपका हो जाएगा एनिमल, फंगी, इसके बाद क्या होगा? फॉरेस्ट, ये सब क्या होगा? ये सब हमारा बायोटिक, ठीक है, बायोटिक इन्वायरमेंट। और एबायोटिक में क्या आएगा? एबायोटिक में आएगा आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एग्जांपल लैंड, वाटर, माउंटेन, ये सब क्या हुआ? ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है। ये आएगा हमारा एबायोटिक इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट वर्ड कौन से वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड के कौन से वर्ड से आता है? इन्वायरनर से आता है। इन्वायरनर का मतलब क्या होता है? नेबरहुड। ओके, इन्वायरमेंट जो है ये दो चीजों से मिलकर बने हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा, अबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। नीचे आप लोग देख सकते हैं, फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। बायोटिक फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, ये सब क्या होगा? ये सब होगा बायोटिक। अबायोटिक में क्या आएगा? सॉयल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या होगा? ये सब होगा अबायोटिक। क्लियर? चलिए, तो आप लोग नोट्स करते रहिए। अब सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 4 मेजर सेगमेंट है: एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, बायोस्फियर। अब एटमोस्फियर क्या आपको पता है? हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये हमारे अर्थ है। फॉर एग्जांपल, अर्थ के चारों तरफ जो हवा के लेयर है, 4 या 5 लेयर होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। इनको हम कहेंगे एटमोस्फियर। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो हवा के लेयर है, जो हवा की चादर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एटमोस्फियर। ओके, एटमोस्फियर।
एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर देखिए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है उसको हम क्या कहेंगे, एटमोस्फियर कहेंगे। हाइड्रोस्फियर दूसरा सेगमेंट क्या है, हाइड्रोस्फियर जो इन्वायरमेंट के चार सेगमेंट है, पहला हो गया आपका एटमोस्फियर, दूसरा हो गया आपका क्या हाइड्रोस्फियर। हाइड्रो देखिए अगर पूछा जाए पानी का फॉर्मूला क्या है तो H2O, H का मतलब क्या, H का मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोस्फीयर याद रखिएगा कि पानी, ठीक है। तो वेरियस वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारे जो है वाटर बॉडीज आते हैं, यानी वाटर बॉडीज को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका लेक हो जाएगा, जैसे आपका रिवर हो जाएगा, जैसे आपका ओशियन हो जाएगा, ये सब क्या होगा, ये सब होगा हाइड्रोस्फीयर। ओके, अब आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड रॉक्स ऑन द अर्थ। सॉलिड और रॉक जो हमारे अर्थ में होंगे पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लिथोस्फीयर। देखिए यानी कि लिथोस्फीयर में क्या कंटेंट होंगे, मतलब क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, रॉक्स हो सकते हैं, लैंड, ये सब क्या होगा, ये सब हमारा होगा लिथोस्फीयर। मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए क्या है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, कंपोज्ड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। मतलब क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, यानी कि बायोस्फीयर में आपका आ जाएगा लैंड, वाटर, एयर का इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, इसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। आइए आप तस्वीर के माध्यम से समझिए। देखिए इस फिगर को देखिए अच्छी तरह से, देखिए ये हमारे जो है अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के ऊपर जो गैस के ब्लैंकेट है उसको हम कहेंगे क्या, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो लैंड वाला एरिया है उसको हम कहेंगे लिथोस्फीयर, जो पानी वाला एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर, और जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को इंटरेक्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर जो है लैंड, वाटर एंड एयर का इंटरेक्शन है। यहां पर भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ आ जाता है किसमें, बायोस्फीयर में, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी होगा, लिथोस्फीयर मतलब क्या होगा, लैंड होगा, रॉक होगा, स्टोन होगा, माउंटेन होगा। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो अर्थ के बाहर चारों तरफ जो हवा का जो लेयर होता है, एयर का जो लेयर होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आप लोग फिगर के थ्रू, तस्वीर के थ्रू समझ गए होंगे। तो अगर पूछा जाए कि सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कितने हैं तो 4, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर बॉडीज होते हैं, लिथोस्फीयर जिसमें क्या होगा, रॉक्स होगा, माउंटेन्स वगैरह होगा, है ना, जो सॉलिड वाला हिस्सा है, जो जमीनी हिस्सा है उसको हम कहेंगे लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसमें लैंड, वाटर, एयर तीनों चीज आएंगे, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों आएंगे, उसको हम कहेंगे क्या, बायोस्फीयर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग को थीम्स के बारे जानना है। यहां से एक क्वेश्चन आता ही है हर बार एग्जाम में, ठीक है, थीम्स इन ईवीएस। तो देखिए ईवीएस के सिलेबस जो है, जैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास के जो ईवीएस है इसके सिलेबस को थीम्स में क्या कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है। तो टोटल कितने थीम है, टोटल 6 थीम है। अगर पूछा जाए कि ईवीएस में थीम्स कितने हैं, टोटल 6 थीम है। कितने हैं, 6 थीम। ओके, पहला थीम क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, दूसरा है फूड। तीसरा क्या है, तीसरा है वाटर। चौथा क्या है, चौथा है शेल्टर। पांचवा क्या है, पांचवा है ट्रेवल। छठा क्या है, छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीम है ईवीएस में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई बच्चा जन्म होता है तो किसमें होता है, फैमिली में, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स उसको मिल जाते हैं, है ना। सबसे पहले फैमिली और फ्रेंड्स मिलते हैं। उसके बाद बच्चा जब जन्म होता है तो उसको फैमिली तो मिल जाता है, उसके बाद उसको फूड की रिक्वायरमेंट होता है, तो फूड के बाद उसको पानी चाहिए, वाटर चाहिए, उसके बाद उसको शेल्टर चाहिए, है ना, शेल्टर चाहिए, पनाह चाहिए। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आगे वो चल के कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या वो जो है कंप्यूटर बनाना चाहता है, मोबाइल बनाना चाहता है, तो वो हो जाएगा थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि वो आ जाएगा थिंग्स वी मेक एंड डू में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ईवीएस में कितने थीम है तो टोटल 6 थीम है। पहला थीम क्या है,
बोलिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ बोलिए। दूसरा क्या है? दूसरा है फूड। तीसरा क्या है? तीसरा है वाटर। चौथा क्या है? चौथा है शेल्टर। पांचवा क्या है? पांचवा है ट्रेवल। और लास्ट वाला थीम क्या है? लास्ट वाला थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू। क्लियर है क्या? तो टोटल कितनी थीम है? 6 थीम है। तो इन सभी थीम में से एक थीम ऐसा है जिसका सब थीम है, वो क्या है? वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी जो फर्स्ट थीम है इसका सब थीम है। सब थीम में क्या क्या आ जाएगा? देखिए क्या है एक नंबर में? रिलेशनशिप, यानी कि ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, दादा दादी, खाला खालू, ये सब क्या हुआ? ये सब रिलेशनशिप में आएगा, यानी रिलेशन में आएगा। ये फैमिली एंड फ्रेंड्स का क्या है? सब थीम है। ठीक है। वर्क एंड प्ले, देखिए वर्क एंड प्ले जो है ये मतलब खेलना, कुछ करना, काम करना वगैरह। ठीक है, ये किस में आएगा? ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के सब थीम में आएगा। ठीक है। इसके बाद एनिमल। एनिमल जो है, एनिमल भी हमारे फैमिली का क्या होता है? हिस्सा होता है, हमारे फैमिली का मेंबर होता है। ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए तो एनिमल्स क्या होगा? फैमिली एंड फ्रेंड्स के सब थीम होंगे। इसके बाद प्लांट्स। प्लांट्स भी देखिए, प्लांट्स हम लोग को ऑक्सीजन देता है, फल फ्रूट देता है, प्लांट्स से बहुत सारी चीज, यानी कि हम लोग जो डिपेंडेड है प्लांट्स पे ही डिपेंडेड है, सूरज, प्लांट्स, ये सब पे डिपेंडेड है। तो प्लांट्स क्या हुआ? प्लांट्स जो है ये सब थीम है किसका? फैमिली एंड फ्रेंड्स का। तो अगर पूछा जाए थीम्स कितने हैं तो 6 है। 6 में से पहला थीम देखिए ऑर्डर के हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड थीम बोलिए क्या? फूड, थर्ड थीम वाटर, फोर्थ थीम क्या होगा? फोर्थ थीम हमारा हो जाएगा शेल्टर, फिफ्थ थीम क्या हो जाएगा? ट्रेवल, सिक्स थीम हमारा थीम क्या हो जाएगा? थिंग्स वी मेक एंड डू। ये आपको याद रखना ही है। और किस थीम का सब थीम है? फैमिली एंड फ्रेंड्स का है। क्या क्या है? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, बाकी किसी का सब थीम नहीं है। ओके, आगे और भी देख सकते हैं आप लोग। 6 थीम्स ऑफ ईवीएस। ईवीएस का 6 थीम, फैमिली एंड फ्रेंड्स देखिए ये आपका हो गया पहला थीम। दूसरा फूड देखिए, इसके बाद वाटर, तीसरा हमारा शेल्टर, देखिए घर बनाते हैं, रहते हैं, है ना। इसके बाद ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल करना पड़ता है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। इसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6 थीम, ओके, ईवीएस का। चलिए, तो ऑर्डर के हिसाब से याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेकंड थीम क्या है, तो सेकंड थीम हमारा क्या है? फूड है। थर्ड थीम क्या है? थर्ड थीम हमारा वाटर है। फोर्थ थीम क्या है? फोर्थ थीम शेल्टर है। फिफ्थ थीम क्या है? फिफ्थ थीम ट्रेवल है। सिक्स थीम क्या है? सिक्स थीम होगा हमारा थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। यहां पे जो मैं ये टॉपिक लिया हूं, यहां से सीटेट में क्वेश्चन आता है। देखिए, आप अगर सीटेट की तैयारी करेंगे, सीटेट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया के टीचर के काबिल बन जाएंगे अगर इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी ये सीटेट के, अगर आप सीटेट के लिए तैयारी करेंगे तो इंडिया में जितने भी टेट का एग्जाम होगा, एसटेट हो, एमटेट हो, डब्ल्यूबी टेट हो, हर एक के एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। हर एग्जाम को आप 4 देंगे अगर सीटेट निकाल लेंगे। क्लियर? तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो देखिए ये टॉपिक जो मैं लिया हूं यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बनता है, पिछले बार ही पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्या है? द क्रस्ट, देखिए द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम। देखिए हम जानते हैं कि हमारे जो जमीन है, हमारे जो अर्थ है, हमारे जो अर्थ है, अर्थ, यहां पे मैं बनाता हूं अर्थ। देखिए हमारे जो अर्थ है, यहां पे बनाता हूं, अर्थ का ऊपरी वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसके बाद वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मेंटल। इसके बाद अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कोर। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है? द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि क्रस्ट का जो वॉल्यूम होता है 1% होता है। ठीक है, ऑफ द अर्थ। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल, यानी कि मेंटल जो है ये 1% होता है वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए अगर, और ये 84% होता है वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए अगर पूरे अर्थ का। और ये जो है कोर जो है ये कितना परसेंट होता है? ये हमारा 15% होता है। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है एंड 15% मेक्स द कोर, यानी कि 1% वॉल्यूम किसका होता है? 1% होता है क्रस्ट का, 84% होता है मेंटल का, और कोर का होता है कितना? 15%। अगर टोटल जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? टोटल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 100%। ठीक है, तो ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आगे क्या देखिए? द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। ठीक है,
अगर डायमीटर पूछा जाए इसको दोगुना, इसको जो है क्या करना है, दोगुना कर देना है, तो डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस, आर्क का रेडियस है 63-71 किलोमीटर, ठीक है। और इसको आप लोग याद रखना है कि क्रस्ट का जो वॉल्यूम है 1% है, और मेंटल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 84% है, और कोर का जो वॉल्यूम है वो 15% है। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग फिगर के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो कोर को दो हिस्से में बांट के यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए क्रस्ट, क्रस्ट क्या है, थिकनेस वेरीज फ्रॉम 30 to 40 किलोमीटर अंडर कंटिनेंट्स टू 77 to 10 किलोमीटर अंडर द ओशियन। देखिए क्रस्ट का जो थिकनेस है वो 30 से 40 किलोमीटर होता है अंडर कंटिनेंट्स, यानी कि कंटिनेंट, यानी कि 7 कंटिनेंट होता है। क्या होता है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो कंटिनेंट में जो क्रस्ट का जो थिकनेस है वो 30 से 40 किलोमीटर होता है, और ओशियन वाला एरिया में 7 to 10 किलोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, मेंटेन द मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर। तो अर्थ के आउटर कोर और क्रस्ट के बीच वाले हिस्सा को क्या कहेंगे हम लोग, जो है उसको कहेंगे हम लोग मेंटल, और वो मोस्टली सॉलिड लेयर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए आउटर कोर भी लिखा हुआ है, अ फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकल। देखिए कोर में जो होता है क्या होता है, आयरन और निकल होता है, ठीक है। और ये फ्लूइड लेयर होता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ये पिघली हुई हालत में होता है, ये बह सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड उसको कहता है जिसमें बहने की सलाहियत होती है, ठीक है। इनर कोर, अ सॉलिड हॉट स्पाइनिंग मेटल बॉल दैट इज द डेंसेड पार्ट ऑफ द अर्थ। देखिए ये हॉट स्पाइनिंग मेटल बॉल है, मतलब मेटल बॉल की तरह है, और वो क्या होता है, सबसे ज्यादा डेंस वाला पार्ट होता है अर्थ का, ठीक है, और सॉलिड होता है, ठीक है। इनर कोर जो है वो सॉलिड है, सॉलिड हॉट स्पाइनिंग मेटल बॉल बोला है, ठीक है। यानी कि अगर सॉलिड हॉट स्पाइनिंग मेटल बॉल बोले तो वो कौन होगा, वो हमारा होगा, क्या बोलिए, वो होगा हमारा कोर। कोर कैसा होता है, एक सॉलिड बॉल की तरह होता है, ठीक है, और डेंसेड पार्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिथोस्फीयर भी दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर भी दिया हुआ है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, और आउटर कोर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ईवीएस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑन 5th जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, ओके। अच्छा, अब इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास चीज है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। जो हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार चीज है, और आसपास जो हमारा पहाड़ है, घर है, मकान है, पेड़ पौधे, ये सब के बीच के रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, ये सब को हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये मत देखिए कि वीडियो लेंदी हो रहा है, वो आपको देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर ईवीएस में अच्छा मार्क्स लेना है तो आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए एग्जाम इजी हो जाएगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। तो शांति से पढ़िए, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर एरिया के लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे कि एक फॉरेस्ट में एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पत्थर होता है, कंकर होता है, जमीन होते हैं, चिड़िए होते हैं, ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि पॉन्ड में क्या होता है, पानी होते हैं, मछली होते हैं, पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पत्थर होते हैं, बालू होता है, और कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये भी क्या है, एक दूसरे से क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या होगा, ये होगा इकोसिस्टम क्या है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इकोसिस्टम, ठीक है, फूड चेन इन इकोसिस्टम। तो देखिए सबसे पहले देखिए डिकम्पोजर, ठीक है, फिर आता है क्या, प्रोड्यूसर, ठीक है, इसको कौन खाता है, टड्डी यानी कि ग्रास ऊपर यानी कि इंसेक्ट, इसको कौन खाता है, हमारे जो है मेंढक यानी कि फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद इसको कौन खाता है,
सांप यानी स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है? ईगल। यानी ये है फूड चेन का इकोसिस्टम, ठीक है, फूड चेन इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में फूड चेन, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो यानी कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, इसी का नाम क्या है? इकोसिस्टम। अब आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ डेंसिटी ऑफ 24 ग्राम पर ml एंड अ वॉल्यूम ऑफ 6 ml। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, डेटा बदल जाता है कभी, तो ये क्वेश्चन जो है आप कर लेने से इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आने से हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया हूं। देखिए क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मास निकालना है जिसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है 24 ग्राम पर ml, ठीक है, और एंड अ वॉल्यूम ऑफ 6 ml, और वॉल्यूम दे दिया है कितना? 6 ml। हमको मास निकालना है, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी, अगर पता नहीं है फॉर्मूला तो इसको नोट कर लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। इस फॉर्मूला के माध्यम से निकल जाएगा। तो हमको क्या पूछा गया? मास पूछा गया, ये निकालना पड़ेगा, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 24 ग्राम, तो 24 ग्राम पर ml दिया है, ठीक है। तो 24 मास निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ कितना? 6, तो मास ऊपर रह जाएगा, वॉल्यूम कितना? 6 ml, तो 6, तो 24 6 कितना होता है? तिरछा गुना करेंगे तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? m इक्वल टू आ जाएगा 6 चौका 24 का 4, 6 दूने 12, 12 13 14, 144। मास कितना आ जाएगा? 144 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो 144 ग्राम ऑप्शन में है क्या? हाँ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से 3 चीज निकलेंगे, एक डेंसिटी, दूसरा मास, तीसरा वॉल्यूम, ठीक है। इन तीनों चीज में से अगर 2 चीज दिया हुआ है तो तीसरी चीज निकल जाएगी। अगर डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है तो मास निकल जाएंगे, अगर मास और वॉल्यूम दिया गया है तो डेंसिटी निकल जाएंगे, और अगर मास और डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकल जाएंगे। तो याद रखिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रामा प्लेस क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। ये सब सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। रामा प्लेस क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट प्ले करने के लिए कौन सा एनर्जी यूज करते हैं? तो देखिए जब कोई कैंची से कोई चीज काटता है या साइकिल चलाता है तो कौन सा एनर्जी यूज होता है? मस्कुलर एनर्जी, ठीक है, जो मसल्स में एनर्जी होता है वो एनर्जी यूज होता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देख करके आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर होगा। कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है सीटेट का, बहुत इजी एग्जाम है, बहुत इजी जो है पेपर होता है सीटेट का। अगर आप 1 से 1.5 महीना अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो 100% आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। 150 में चाहिए 90 जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए कितना चाहिए? ओबीसी के लिए चाहिए 82 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकली राइस एंड अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस इन आसाम। देखिए आसाम में एक तरह के राइस को इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाता है, कॉमन वैरायटी राइस है, तो वो ये राइस है। इसका नाम क्या है? ठीक है, वो ये राइस जो है चिपचिपाने वाला है, ठीक है। इस राइस का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरा राइस। तो आसाम में बोरा राइस इस्तेमाल होता है। अगर आप आसाम से हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ बोरा राइस हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस राइस हम लोग देखिए पेपर को जैसे कि बुक है, हमारे बुक के ऊपर हमको जो है एक सीट कोवर लगाना है, तो हम लोग राइस को लगा करके, हम लोग बचपन में क्या करते थे, राइस को लगा करके चिपका देते थे, ठीक है। तो ये चिपचिपाने वाले चावल है, ठीक है। इसका नाम क्या है? बोरा राइस। बोरा राइस को आसाम में जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, खाने के लिए। ओके आगे देखिए, और ये राइस खास करके जो है बिहू फेस्टिवल में इस्तेमाल किया जाता है, बिहू फेस्टिवल में, ठीक है। रात के टाइम एक साथ बैठ करके खाते हैं, ठीक है। बोरा इज अ वैरायटी ऑफ पैडी इन आसाम। पैडी मतलब धान, धान का मतलब राइस, ठीक है। तो बोरा क्या है? एक राइस है आसाम की, ठीक है। एक वैरायटी ऑफ पैडी है, राइस है, ठीक है। और ये बिहू फेस्टिवल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बैम्बू एंड, देखिए आसाम के बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। भर भर के मतलब क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता ही है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बैम्बू एंड रॉप ब्रिज आर कंस्ट्रक्टेड इन आसाम। आसाम में जो है बैम्बू का ब्रिज बनाया जाता है, बैम्बू और रॉप का, रस्सी का, ठीक है। क्योंकि आसाम में बारिश बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बैम्बू मजबूत वाला स्ट्रॉन्ग बैम्बू से क्या कहता है, ब्रिज बनाया जाता है, बैम्बू और रस्सी से, ठीक है, चलने के लिए। इसके बाद आगे क्या देखिए, हियर
बैम्बू इज कॉल्ड द टाइम्बर ऑफ द पुअर। बैम्बू को क्या कहा जाता है? असम में बैम्बू को कहा जाता है टाइम्बर ऑफ द पुअर। ठीक है, असम में बैम्बू को क्या कहा जाता है? बैम्बू का मतलब क्या होता है? बांस। बांस को कहा जाता है टाइम्बर ऑफ द पुअर। ठीक है, हाउसेज मेड ऑफ बैम्बू आर फाउंड इन प्लेसेस विथ हाई रेनफॉल। देखिए यहाँ पर जो घर बनाया जाता है जनरली बैम्बू का बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बैम्बू का। ठीक है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होता है, नीचे पानी लग जाते हैं, तो घर बैम्बू का बनाया जाता है। ठीक है, अंदर वुड मिट्टी वगैरह होता है। ठीक है, यानी कि बांस का घर बनाया जाता है। और कहाँ पर बनाया जाता है? जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होता है, यानी कि उस एरिया में बनाया जाता है जिस एरिया में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, बारिश होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आसाम में किसका घर बनाया जाता है, तो बैम्बू का घर बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? द हाउसेस आर बिल्ट 10 to 12 फीट। और बैम्बू का जो हाउस होता है वो कितने फीट का होता है? 10 से 12 फीट का होता है। ठीक है, देखिए ये घर आप देख सकते हैं, ये बैम्बू का घर है। आसाम में इस तरह का ही घर बनाया जाता है, ये आसाम का ही घर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी होता है? 10 से 12 फीट। ठीक है, दे आर बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पोल्स। मैंने आप लोगों को पहले बोला कि स्ट्रॉन्ग बैम्बू लिया जाता है, उसके पोल पे घर बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, द हाउसेस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से वुड से बना होता है। इस घर के अंदर क्या होता है? वुड होता है, लकड़ी होता है। ठीक है, और ये हो गया बैम्बू और रॉक के ब्रिज। ये आसाम में इस तरह के ब्रिज बनाया जाता है और ये आसाम का ही ब्रिज है। तो आसाम में बोरा राइस इस्तेमाल किया जाता है, आसाम में बैम्बू और रॉक के ब्रिज होते हैं। आसाम में बैम्बू का घर बनाया जाता है, 10 से 12 फीट इसकी हाइट होती है। और ये घर जो बनाया जाता है जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी बात आप लोगों को आसाम के रिगार्डिंग याद रखना है। आसाम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बिहू। और उस फेस्टिवल में रात में डिनर के टाइम बोरा राइस पकाते हैं और एक साथ बहुत से आदमी मिलके खाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हेन वी बर्न फ्यूल्स वी गेट। जब हम आग जलाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं? तो हम लोग पाते हैं, बताइए क्या पाते हैं? आपको पता होगा ऑप्शन सब देख करके, हीट एंड लाइट एनर्जी। जब हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं, ठीक है, फ्यूल्स को जलाते हैं, तो हमको हीट मिलती है और लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट अ बी कीपिंग प्रोग्राम। बी कीपिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कि शहद मक्खी को पाला जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? बी कीपिंग प्रोग्राम कहेंगे। तो बिहार में होता है ज्यादातर, ये बिहार में बी कीपिंग प्रोग्राम किया जाता है। तो बी कीपिंग प्रोग्राम के लिए स्टार्ट करने के लिए कौन सा पीरियड जो है सही है, हमको देखिए सेलेक्ट करना। सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग द बेस्ट पीरियड। बेस्ट पीरियड क्या है बी कीपिंग प्रोग्राम के लिए? तो बेस्ट पीरियड है, आपको पता है क्या? पता है तो वेरी गुड। चलिए, बेस्ट पीरियड है अक्टूबर टू। अक्टूबर टू क्या होगा बोलिए? अक्टूबर टू हमारा दिसंबर होगा। ये बेस्ट पीरियड है बी कीपिंग प्रोग्राम के। शहद मक्खी को पालते हैं, शहद तैयार करने के लिए शहद मक्खी शहद तैयार करते हैं, उस शहद को हम लोग बेच करके पैसे कमाते हैं ना। तो उसके लिए बेस्ट पीरियड जो है बी कीपिंग प्रोग्राम के लिए अक्टूबर टू दिसंबर। क्या बोलिए एक बार मेरे साथ? अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, आगे देखिए क्या है बी कीपिंग प्रोग्राम। इसको क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। बी कीपिंग प्रोग्राम को जो है एपीकल्चर कहा जाता है। जैसे कि मछली पालन को क्या कहा जाता है? पिसिकल्चर। ठीक है, तो बी कीपिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ठीक है, बी कीपिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट, ये इसके लिए बेस्ट पीरियड क्या है? अक्टूबर टू दिसंबर। और जो बीज होते हैं, मक्खी होता है, रस जो लेते हैं, वो जो शहद बनाता है, वो ज्यादातर रस कहाँ से लेके आता है? वो लीची के फूल से। ठीक है, तो लीची फ्लावर अट्रैक्ट बीज। तो लीची फ्लावर जो होता है वो बीज को अट्रैक्ट करता है। और लीची फ्लावर जो आता है कब? वो फरवरी के मंथ में निकलता है। ठीक है, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पीरियड जो है बेस्ट पीरियड है बी कीपिंग फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो लीची फ्लावर अट्रैक्ट करता है। लीची फ्लावर्स कम इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी मंथ में लीची के फूल आते हैं, वहां से रस लेके आता है, उस रस से वो क्या करता है? हनी तैयार करता है। कौन? बीज। ठीक है, द राइट टाइम फॉर बी कीपिंग इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को बेस्ट पीरियड होता है, बेस्ट टाइम होता है, राइट टाइम होता है अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, बी कीपिंग फार्मिंग के लिए या बी कीपिंग प्रोग्राम के लिए या एपीकल्चर के लिए। ठीक है, एज द क्वीन बी लेज एग्स ड्यूरिंग दिस टाइम। देखिए क्या होता है, अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम जो है बेस्ट पीरियड होता है, बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग फार्मिंग के लिए। तो जो क्वीन बी होते हैं, एक ही क्वीन बी होते हैं उसमें, ठीक है, वो क्या करता है? अंडे देता है। ठीक है, उस टाइम पे
किस टाइम पे? अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम में, ठीक है। अबाउट 12 kg ऑफ हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम वन हाइव, एक बी हाइव से 12 kg लगभग जो है हनी ऑब्टेन किया जाता है। कितने kg? 12 kg। एक बी हाइव से कितने kg हनी मिलते हैं? 12 kg लगभग। ये बी हाइव है, इससे कितने kg हनी मिलेंगे? 12 kg। कितना kg? जैसे कि यहाँ पर देखिए बी कीपिंग फार्मिंग क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, इससे कितने हनी मिलेंगे? 12 kg अराउंड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितने kg? 12 kg, ठीक है। तो बी कीपिंग फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, अ वुडन बॉक्स ऑफ सुगर सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, एक वुडन बॉक्स चाहिए सुगर सोल्यूशन का, ठीक है। फॉर बी कीपिंग द बॉक्स कंटेन्स अ क्वीन बी, देखिए बॉक्स में क्या होना चाहिए बी कीपिंग फार्मिंग के लिए? एक क्वीन बी होना चाहिए एंड अदर वर्कर बीज, और जो है दूसरे वर्कर बीज होना चाहिए, एंड सम मेल फ्लाइज, यानी कुछ मेल होना चाहिए, यानी एक क्वीन बी होना चाहिए, एक क्वीन बी, ठीक है। और अदर क्या होना चाहिए? वर्कर, यानी वर्कर बीज, वर्कर बीज, और क्या होना चाहिए? और कुछ सम क्या होना चाहिए? सम क्या होना चाहिए? बोलिए, सम मेल बीज होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि बी कीपिंग फार्मिंग के लिए या बी हाइव में कितने क्वीन होते हैं, कितने क्वीन बी होते हैं? तो एक ही क्वीन बी होते हैं, एक ही जो है रानी मक्खी होती है, और दूसरा बाकी सब अदर्स होते हैं, और कुछ क्या होता है? मेल्स होते हैं। कुछ क्या होता है? कुछ मेल्स बी ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा क्या होता है? वर्कर बीज होते हैं, ठीक है। बी हाइव में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा वर्कर बीज होते हैं, इस बी हाइव में सबसे ज्यादा वर्कर बीज होता है, और कुछ जो है मेल बीज होता है, और एक ही क्या होता है? क्वीन बी होता है, यानी कि रानी मक्खी एक ही होते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बी कीपिंग प्रोग्राम, जिसको हम एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, मैच द फ्लोइंग, इसको मैच करना है, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ा दिया, तो आप खुद ही मैच कर सकते हैं। मैच करना है, देखिए बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में क्या क्या आएगा? वाटर, एयर, लैंड, ठीक है। नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, तो ये होगा हमारा बायोस्फीयर, क्लियर है। इसके बाद एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर क्या होगा? रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, नो नो, ये होगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशन होता है उसको इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर होगा डोमेन ऑफ वाटर। अब बचा एटमोस्फीयर, तो एटमोस्फीयर क्या होगा? एटमोस्फीयर होगा, देखिए ऊपर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंड द अर्थ। तो देखिए अगर मैच करने आता है एग्जाम में, तो एक पहले मैच करके दिए, उसके बाद देखिएगा अगर एक को आप सही गलत है, ऑटोमेटिकली कभी पूरा सही हो जाता है, ठीक है। अगर एक चार में से एक को अगर मैच कर लेते हैं तो पूरा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। ऑप्शन देख के देख लीजिए, जैसे एटमोस्फेयर का यानी 2 का ए होगा, तो ऑप्शन में देखना 2 का ए किसमें है, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर इस तरह से 2 का ए जो है 2-2 है, तो फिर आपको और भी एक जो है मैच करके देखना है, बायोस्फीयर का क्या होगा या हाइड्रोस्फीयर, जो आपको पता है, ठीक है। मैच करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये सीटेट में आया पूछा गया क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मैंने ये पढ़ा है आप लोगों को, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग, ऑप्शन ए है 1% क्रस्ट, ऑप्शन बी है 84% मेंटल, ऑप्शन सी है 15% कोर। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थ के, मैंने आप लोगों को बताया क्या, मैंने आप लोगों को बताया हमारे अर्थ के ऊपरी वाला हिस्सा को क्रस्ट कहते हैं, जिसका वॉल्यूम 1% होते हैं, और बीच वाला हिस्सा को मेंटल कहते हैं, जिसका वॉल्यूम 84% होता है, और बीच वाला हिस्सा को कोर कहते हैं, जिसका वॉल्यूम 15% होता है। तो यहाँ पर तो वही दिया है, 1% क्रस्ट, बी नंबर में दिया 84% मेंटल, सी नंबर में दिया 15% कोर, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। तो हम कह सकते हैं ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ओके। तो आपको जो है 150 में कितना लाना है? 150 में 90 लाना है। अगर आप जनरल है, अगर आपका ओबीसी है या एसटी वगैरह है, तो आप 82 में क्वालिफाइड है अकॉर्डिंग टू एनसीटीई, ठीक है। तो बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।